तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त रात के 9 बज रहे थे और उस वक्त मैं बस में सवार हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मैं उन दोनों किसी दंगे में फंसा हुआ था और आज जब मैं किसी तरह से वहां से बाहर निकला तो मैंने सोचा कि मुझे किसी भी तरह से अपने घर जाना चाहिए। पता नहीं कौन सी अनहोनी आखिर कब जन्म ले ले और कुछ गलत हो जाए, इसलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। जब मैं बस के अंदर बैठा था तो उस वक्त काफ़ी ठंड हो चुकी थी। वैसे भी हमारे इलाके में ज़्यादा ठंड का होना कोई बड़ी बात नहीं होती, इसलिए मैं बस के एक कोने वाली सीट में जाकर बैठ गया। हालांकि अभी भी काफ़ी ठंड हो रही थी, तो ऐसे में मुझे लग रहा था कि आज तो मैं ठंड के मारे बस के अंदर ही मर जाऊंगा। लेकिन फिर उसके बाद जैसी बस स्टार्ट हुई तो चारों तरफ से उसकी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दिया गया और अंदर की लाइट को जला दिया गया। लाइट के जलने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उस बल्ब की हल्की हल्की रोशनी से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस स्टार्ट हुई और सब यात्री जो रात के लंबे सफ़र में थे वो अपनी अपनी कंबल लेकर बस की ऊपर वाली बर्थ पर जाकर लेट गए। हालांकि मुझे भी लंबा सफ़र तय करना था, जहां पर मैं सुबह के 11 या 12 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंचने वाला था। तो ऐसे में मुझे भी ऊपर की सीट को बुक करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नीचे की सीट पर ही बैठा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद बस बीरोडिया हाईवे के ऊपर पहुंच गई और ये हाईवे दिखने में काफ़ी आलीशान था। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगी होती थी और ये इतना अच्छा दिखता था जैसे कि यहाँ पर सरकार ने काफ़ी खर्चा किया हो। खैर, जब मैं इस खूबसूरती को उस ठंड भरी रात में अंदर से झांकते देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। लेकिन इसी बीच बस को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो झटका इतना तेज़ का था कि मैं तो सामने वाली सीट से ही टकरा गया और एक बार के लिए मेरे मुंह से गाली निकल गई। कंडक्टर को गाली देते हुए मेरे साथ साथ काफ़ी सारे यात्री भी भड़क गए थे और वो लगातार कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को बुरा भला कह रहे थे। जैसे ही कंडक्टर को एहसास हुआ कि बस के यात्रियों को भड़कने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि बस के अंदर अचानक से कोई खराबी हो गई है और बस अचानक से बंद हो गई। लगता है कि ब्रेक लेदर या फिर कहीं पर प्रॉब्लम हो गई है। उसकी बातें सुनने के बाद सभी के अंदर शांति छा गई और सभी चुपचाप ये तमन्ना लगाने लगे कि जल्दी से जल्दी बस सही हो जाए और उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया जाए। और इसी बीच मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज के अंदर मुझे बताया गया कि जल्दी से जल्दी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। जिस दंगे में तुमने भाग लिया था उसके 40 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है और उन्हें अधमरी हालत में कर दिया है। इतना सब सुनने के बाद अब मैं तो बुरी तरह से डर गया था। दरअसल ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि मेरे एक साथी का ही था, जिसका नाम रितेश था। रितेश की पूरी बात सुनने के बाद मैं समझ गया था कि अब मेरे ऊपर भी कोई खतरा आ सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और उसके बाद उसके अंदर से सिम निकालकर अपनी जेब में डाली, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब तो पक्का कुछ ना कुछ होने वाला था। शायद वो लोग हम कुछ लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ सकते थे। फिर उसके बाद बस के ड्राइवर साहब ने बस को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बस तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस के अंदर कोई बहुत ही बड़ी खराबी हो चुकी है। शायद अब बस को स्टार्ट होने में 2 से 3 घंटे भी लग सकते थे। जब कंडक्टर ने हमें ये सूचित किया था कि बस को ठीक करने में काफ़ी समय लगने वाला है, तो मैं तो और भी ज़्यादा घबरा गया और उसी समय मैंने ठान लिया था कि मुझे तो यहाँ पर 2 घंटे तो छोड़ो, आधा मिनट भी नहीं रुकना। और मैंने इसी वक्त उस बस से नीचे उतरना ठीक समझा और कंडक्टर को बिना किराया दिए मैं नीचे उतर गया। जैसे ही कंडक्टर ने मुझे जाते हुए देखा तो उसने मुझे टोका, लेकिन मैं किसी से रुकने वाला नहीं था। पीछे से आवाज़ देते उस कंडक्टर ने बताया कि अरे भाई साहब, उस तरफ मत जाओ, उस तरफ आपके लिए सेफ्टी नहीं होगी। किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी जान की पड़ी थी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो वैसे वैसे वो कंडक्टर और भी ज़्यादा चिल्ला रहा था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद एक कंडक्टर इसलिए चीख रहा है क्योंकि ये सोच रहा होगा कि मैं इसकी बस में जाऊंगा तो इसका मुनाफा हो जाएगा। लेकिन अब मैं उसकी एक भी बात सुनने के लायक नहीं बचा था। बस मुझे किसी भी तरह से कोई ऑटो पकड़कर यहाँ से निकलना था और उसके लिए मैं कितना भी पेमेंट करने को तैयार था। फिर उसके बाद मैं एक कच्ची रोड पर पहुँच गया
और उस रोड पर पहुंचते ही ना जाने कहां से लेकिन एक छोटी सी ऑल्टो गाड़ी मेरे बगल में आकर रुक गई। उस गाड़ी को देखते ही ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई भला आदमी है, वरना इस तरह रात में कोई भी अपनी गाड़ी किसी के पास नहीं रोकता है। जैसे मैंने उस तरफ देखा तो उसने मेरे बगल में गाड़ी लाकर रोक दी और दरवाजा भी खोल दिया था। मैं तो हैरान हो गया क्योंकि मैं गाड़ी से महज 6 से 7 फीट पीछे ही खड़ा था, लेकिन उसके बाद जैसे मैं उसके दरवाजे की तरफ जाने वाला था कि अचानक से उस ऑल्टो गाड़ी के अंदर से किसी ने एक बोरी को बाहर फेंक दिया और मैंने देखा कि उस बोरी के अंदर मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ ठीक से तो देख नहीं पाया, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि जिसने भी ये चीज़ बाहर फेंकी थी मैं उस आदमी का चेहरा एक बार देखना चाहता था, मगर मैं नाकाम रहा। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं एक बार उस आदमी का चेहरा देख सकूं, लेकिन मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया और वो अपनी गाड़ी को स्पीड से निकालकर वहां से आगे बढ़ गया। फिर मेरी नज़र उस बोरी के ऊपर टिक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंदर आखिर है क्या। फिर मैं जल्दी से भागा और उस बोरी के पास पहुंचा, पर मैं उसे खोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा और एक बार मुझे इसे खोलकर तो देखना चाहिए। फिर जैसे मैं उसे खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ाने वाला था तो उसके अंदर हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई जीवित चीज़ थी। एक बार के लिए तो मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन किसी तरह से मैंने डरते डरते उसे खोलने की कोशिश की। जैसे जैसे मैं उसको खोलने जा रहा था तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें भी और भी तेज हो रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था। और फिर उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने उस बोरी को खोल दिया और उसे खोलते ही मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे किसी की लाश पड़ी दिखाई दे रही थी। तभी मैंने देखा कि उसका शरीर बहुत ही छोटा था। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो करीब 1.5 फुट का आदमी था, जिसके हाथ पांव काफ़ी छोटे छोटे थे और उसके चेहरे पर दाढ़ी उगी थी। उसे देखते मैं पूरी तरह से हैरान हो गया और मैं सकपका गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जब मैंने उस आदमी को हिलाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो आदमी मर चुका था, लेकिन अभी अभी जो हलचल हुई थी वो किसने की थी, ये बात तो मेरे दिमाग में घूमने लगी। और इतने में उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। जब मैंने उसके दिल की धड़कन को चेक किया था तो मुझे एहसास हुआ था कि उसकी धड़कन अब धड़कना बंद कर चुकी थी, यानी कि अब उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा शरीर किसी बर्फ की तरह जम गया था। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत ही भयानक सपना देख रहा हूँ, लेकिन इस सपने का अंत नहीं होने वाला था। कुछ देर तक तो मैं उस चीज़ को इसी तरह अपनी आंखें खोल के देखता रहा। फिर उसके बाद वो अपनी खुली आंखों के साथ अचानक ही खड़ा हो गया और उसके खड़े होने का अंदाज इतना ज़्यादा भयानक था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और डर के मारे मेरी हालत ख़राब होने लगी। जब मुझे लगा कि अब यहाँ पर रुकना मेरे लिए ठीक नहीं है तो उसके बाद मैंने वहाँ से सरपट भागना शुरू कर दिया और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं उस सड़क को क्रॉस नहीं कर लेता। अभी मैं उसी रास्ते पर भागता जा रहा था और मेरी सांसें उखड़ रही थी और तभी मुझे वो ऑल्टो गाड़ी दिखाई दी और उस गाड़ी को देखते मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और एक बार के लिए मुझे तसल्ली मिली और मुझे लगा कि शायद इस गाड़ी के अंदर बैठकर मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। मगर जैसे मैं उस गाड़ी के पास पहुँचा और वहाँ जाकर जो मैंने देखा तो उसे देखने के बाद मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी की बस कुछ आखिरी बची हुई सांसें हैं गिन रहा हूँ और फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। क्योंकि वहाँ जाकर मैंने देखा कि उस ऑल्टो गाड़ी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पूरी तरह से उस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस गाड़ी की स्थिति काफ़ी सालों पहले ही खराब हो गई थी। पूरी की पूरी गाड़ी धूल से सनी हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये वो गाड़ी नहीं है जिसके अंदर से उस आदमी को फेंका गया था, लेकिन उसके बाद जब मेरी नज़रें उस गाड़ी के पिछले हिस्से पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके नीचे की तरफ एक लाल रंग का कपड़ा लटका हुआ था और ये वही कपड़ा था जो मैंने वहाँ पर भी उस गाड़ी के नीचे देखा था। और अब तो ये बात बिल्कुल पूरी तरह से पक्की हो गई थी कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो एक भूतिया इलाका है और अब मेरी जान को खतरा है और मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब तो उस कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर मेरा पूरा शरीर पसीना छोड़ने लगा था और अंदर ही अंदर मुझे बेचैनी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा। कहते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबतें बढ़ती हैं
तब हमारे लिए भगवान कुछ रास्ते तो खोल ही देते हैं जिससे हमारी जान बच सकती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी वक्त आता है जब हम चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा सकते, और इस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। फिर मैंने सोचा कि अब इस ऑल्टो गाड़ी से आगे बढ़ना ही ठीक होगा, इसलिए मैं फिर से आगे की तरफ भागने लगा। हालांकि मुझे उस पूरे रास्ते के अंदर अभी तक कोई जानवर भी नहीं दिखा था। ऐसे में किसी गाड़ी के आ जाने की उम्मीद लगा कर रखना पूरी तरह से बेकार था। इसलिए मैं अब उस सुनसान और खंडर रास्ते पर लगातार भागता ही जा रहा था। वैसे तो इस स्थिति में मेरे पास भागने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं था, लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये काम मुझसे पेश नहीं आएगा, तब जाकर मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखा, और उस पेड़ के नज़र आते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और मैंने सोचा कि अब इस आइडिया को आजमाना ही मेरे लिए सही हो सकता था। इसलिए मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मुझे लगा था कि इस पेड़ के नीचे आने के बाद शायद मैं किसी को नज़र ना आऊं, लेकिन ये सिर्फ मेरी एक गलत फहमी थी। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया हो, और इस बार मेरा पाँव किसी ने ऊपर से नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से पकड़ा था, और मुझे वो ज़मीन के अंदर खींच रहा था। अब लगभग मेरा शरीर ज़मीन के अंदर जा चुका था, और ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे पूरी की पूरी गर्दन समेत मैं ज़मीन के अंदर समा जाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक कार की हेडलाइट मुझसे टकराने लगी। मुझे नहीं पता ये भला आदमी कौन था जो इस स्थिति में मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ आ रहा था, और देखते ही देखते उस आदमी की गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई। लेकिन नीचे से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कुछ कीड़े काट रहे हैं। मेरे पूरे के पूरे शरीर के अंदर एक अजीब सा दर्द होने लगा, और मुझे गीला गीला भी महसूस होने लगा था, जो शायद खून था। उसके बाद न जाने क्यों लेकिन मुझे कमजोरी होने लगी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं हमारे इलाके के सबसे बड़े हॉस्पिटल में था, और वहाँ पर मेरे घर वाले मुझे होश में आता हुआ देखकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। बाद में मैंने उनको पूरी बात बताई, और जब उन्होंने मेरी घटना को सुना तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन जिस आदमी ने मेरी जान बचाई थी, फिर उस आदमी ने बताया कि उस रास्ते पर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पहले तो उन्हें कोई छोटी सी गाड़ी नज़र आती है जो ऑल्टो कंपनी की गाड़ी है, और उसके बाद वो गाड़ी अचानक से किसी चीज़ को बाहर फेंकती है, और जो उसके हाथ लगता है वो उसे जिंदा ज़मीन में गाड़कर उसकी गर्दन काट देती है। लेकिन उस दिन मेरी जान बची थी तो सिर्फ उस आदमी की वजह से। मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने मेरी जान क्यों बचाई थी। ऐसे एक और एक दिन के बारे में सोच लेता हूँ तब तक के लिए मुझे एहसास होता है कि हमारी दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं